हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे एक्ट की सीरीज में हमने एक एक्ट कंप्लीट कर लिया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, अब उसके खत्म होने के बाद अगला जो हमारा एक्ट है जो एमपीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज्यादा अगर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इससे ही होती है, वो है SC/ST एक्ट या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, तो आज से हम इसका लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, अधिनियम के बारे में आपने जान लिया था। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो जो मेरा फर्स्ट वीडियो है एक्ट का, आप उसे देख लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अधिनियम के बारे में आपने जान लिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पता ही होगा आपको। देखिए, मोटे तौर पर बोले तो जो ये वर्ग है, ऐसा वर्ग है जो प्राचीन काल में वर्ण पदानुक्रम जो व्यवस्था थी उससे वंचित रह गया था। ठीक है, प्राचीन काल में वर्ण पदानुक्रम में इन्हें नहीं रखा गया था, जिन्हें स्थान नहीं दिया गया था, वही वर्ग है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। काफी सालों से ये जो वर्ग है ये अत्यंत शोषित वर्ग रहा है। ठीक है, और इन्हीं कास्ट के लिए, इन्हीं वर्गों के लिए शासन द्वारा विभिन्न समय समय पर अब जो है कानून लागू किए जा रहे हैं और अधिनियम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध जो व्यक्ति अपराध करेगा उस व्यक्ति को दंड देने के लिए और इन व्यक्तियों के जो भी इनके साथ प्रॉब्लम्स होंगी उनके निवारण के लिए ये अधिनियम लाया गया। कौन सा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, देखिए क्या था, आप सबको पता होगा प्राचीन समय में क्या था। अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ अब तो बहुत हद तक कम हो चुका है, लेकिन अभी भी हर जगह कम नहीं हुआ है। हम अपने आसपास ही देख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे हमें केसेस मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें, प्राचीन समय की बात करें तो स्पेशली गांवों में सबसे ज्यादा ये प्रथा प्रचलित थी। छुआछूत, भेदभाव। अगर कोई उच्च जाति का व्यक्ति ऊपर बैठ रहा है तो उसके सामने आने वाला जो यदि SC या फिर ST का है तो वो नीचे ही बैठेगा। वो भी अपने स्लीपर्स जो पैर में जो भी पहन रखा होगा वो निकाल करके हाथ में लेगा उनके सामने। तो ये सारी चीजें मतलब समझ में नहीं आता कि भगवान तो सभी को इंसान बनाता है, लेकिन यहाँ पर आकर पृथ्वी पर आकर वर्गों का इतना बड़ा विभाजन कैसे हो जाता है? ये सब तो भगवान ने नहीं बनाया ना, तो फिर इसको क्यों सब फॉलो कर रहे हैं? लेकिन बहुत सारे मतलब किसी एक की बात तो है नहीं कि एक को समझाया जाए। इतनी बड़ी जनसंख्या है, जनसंख्या का जो इतना बड़ा विस्तार है, हर व्यक्ति को ये समझा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी कारण समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न कानून लेकर आए जा रहे हैं। ठीक है, इन्हें शोषित होने से बचाने के लिए। इसीलिए सबसे पहले आपने जो एक्ट पढ़ लिया है 1955, इसी के मद्देनजर अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति को शोषित होने से बचाने के लिए कि अगर हम जाकर सबके पास नहीं देख सकते, लेकिन यदि लोग थोड़ा जागरूक हो जाए, लोग थोड़ा अपने राइट्स को पहचान जाए और जो अपराध करने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा इस अधिनियम, अगर हम ये अधिनियम लेकर आ जाएंगे या कोई कानून लागू कर देंगे तो उसको थोड़ा सा अंदर से भय हो और वो व्यक्ति जो है अगर उसके अंदर हो भी तो वो बाहर ना करे, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी ऐसा अपराध ना करे। इसी कारण समय समय पर विभिन्न अधिनियम लेकर आए गए और इसी के चलते अनुसूचित जाति के लिए, जो कि आप पढ़ चुके हो, अनुसूचित जाति के लिए 1955 में लेकर आया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, आई होप सबने अच्छे से पढ़ लिया होगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अब इस अधिनियम में क्या था, बहुत सारी कमियां थी। मतलब देखा जाए तो यह अधिनियम उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। कुछ कमियां थी, कुछ धाराओं की या फिर उसके अंतर्गत कुछ जो प्रावधान किए गए थे दंड के, उन सब की कमियां थी और इसके चलते आपने देखा होगा 1955 में इसके बनने के बाद 1976 में 19 नवंबर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किया गया, इसका नाम परिवर्तित किया गया और काफी सारे फेरबदल भी किए गए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं था, ये आपको पता होगा। ये अधिनियम केवल अनुसूचित जाति के लिए था। तो
इतनी सारी चीजें करने के बावजूद यह अधिनियम जो था वो शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में थोड़ा असमर्थ सिद्ध हो रहा था, असमर्थ दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, इसी के चलते 1955 के बाद एक और अधिनियम लेकर आया गया जिसका नाम था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। 1989 में यह अधिनियम बना और 2011 और 2014 लास्ट में इसमें संशोधन किए गए और 2014 के बाद से जो भी संशोधित अधिनियम है वही अधिनियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में पहले देख लेते हैं। आपने एक पृष्ठभूमि जान ली क्यों लेकर आया गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगर इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली। देखिए डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की अनुमति। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी 11 सितंबर 1989 को। 1989 को डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति की अनुमति से कब मिली थी, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए थे, 11 सितंबर 1989 को। और यह अधिनियम लागू कब से हुआ, लागू कब से हुआ, ये लागू हुआ 30 जनवरी 1990 से। याद रखिएगा 30 जनवरी 1990। 30 जनवरी को क्या है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। और उसी दिन को क्यों चुना गया, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे इनको दलितों से बहुत अधिक लगाव था, इसी कारण इसी दिन को चुना गया 30 जनवरी को। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति मिली 11 सितंबर 1989 को और इसे लागू कब किया गया, 30 जनवरी 1990 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लागू करने का क्या मतलब है, लागू करने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जब केंद्र सरकार अपने सरकारी गजट में नोटिफिकेशन या अधिसूचना द्वारा जारी करे या नियत करे। एक बार फिर से सुन ले, लागू करने का अर्थ यह है कि जब केंद्रीय सरकार अपने सरकारी गजट या राजपत्र में अधिसूचना या नोटिफिकेशन द्वारा नियत करे। ठीक है, मैंने आपको पिछले एक्ट में भी बताया था। अब अगर हम इसका सिद्धांत देख ले कि ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। एक इंट्रो चैप्टर है, SC/ST एक्ट का ये इंट्रो चैप्टर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है संरक्षात्मक भेदभाव सिद्धांत पर आधारित। संरक्षात्मक भेदभाव सिद्धांत पर आधारित है यह अधिनियम। अगर हम गणतंत्र के वर्ष की बात करें तो कि पूछा जाता है कि गणतंत्र के किस वर्ष SC/ST एक्ट 1989 या 1989 लागू हुआ। ठीक है, तो यह जो अधिनियम है यह गणतंत्र के 40वें वर्ष लागू हुआ, जिस प्रकार आपने सिविल अधिकार में पढ़ा था। तो गणतंत्र के 40वें वर्ष क्या हुआ, यह अधिनियम लागू हुआ। एक एक चीजें आपको इसमें नोट करनी पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं कि देख लेते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में लागू है, मतलब भारत के किन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। विस्तार, ठीक है, लिखते चलेंगे। इसका विस्तार सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू था। ठीक है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है, छोड़कर संपूर्ण भारत में। इसकी भी एक कहानी है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए आपको याद कैसे रखना है, 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना। ठीक है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का अलग संविधान, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान है। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के बाद बना था। ठीक है, इस कारण उसके संविधान बनने से पहले जो अधिनियम आए वो उसमें लागू हुए और उसके बाद संविधान बनने के बाद जो अधिनियम आए वो उसमें जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे मानवाधिकार जो अधिनियम है, मानवाधिकार अधिनियम, उसमें कुछ चीजें लागू है जम्मू कश्मीर में। अब हम अध्याय देख लेते हैं, अध्याय और धाराएं। जिस प्रकार आपने देखा था, मैं रिमाइंड करवा रही हूँ, रिकॉल करवा रही हूँ, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में अध्याय कितने थे, 0 अध्याय नहीं थे उसमें। और धाराओं की बात करें तो धाराएं थी उसमें केवल 17 धाराएं। इसमें कितने अध्याय हैं याद रखना है, इसमें है अध्याय 5। ठीक है, धाराएं कितनी है इसमें,
इसमें धाराएं हैं 23, आपको 23 धाराएं पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, दंड की प्रकृति देखते हैं इसमें, या अपराध की प्रकृति, अपराध की प्रकृति। इसमें जो अपराध की प्रकृति है वो है संज्ञेय, ये सारी चीजें आपने पढ़ चुकी है, आपने पढ़ी है। गैर जमानतीय और अशमनीय। ठीक है, इसमें इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति अपराध करेगा, देखिए अपराध करने वाला व्यक्ति कौन होगा, वो चीज जो है अपराध करने वाला व्यक्ति क्या इससे बिलोंग कर सकता है। अगर कोई एससी का व्यक्ति किसी एससी के प्रति कोई अपराध कर देता है इसके अकॉर्डिंग, तो क्या वो अपराधी माना जाएगा? वो अपराधी नहीं माना जाएगा। अपराधी वही व्यक्ति माना जाएगा जो सवर्ण हो या सामान्य जाति से हो। ठीक है, वही व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। जो आपने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में जो चीजें पढ़ी वही चीजें इसमें भी फॉलो होंगी। ठीक है, तो अपराध की अगर प्रकृति की बात करें तो इसमें अपराध क्या होंगे? संज्ञेय होंगे, गैर जमानतीय होंगे, इसमें जमानत नहीं है, और अशमनीय है या असुलहनीय कह सकते हैं। ठीक है, अगर अधिनियम क्रमांक की बात की जाए कि ये अधिनियम क्रमांक कौन सा है, तो ये अधिनियम क्रमांक है 3333। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कौन सा क्रमांक था? 22, सांख्यांक 22 था, और ये कौन सा है? 33। आ रहा है समझ में? ये हो गया आपकी इंट्रोडक्शन। काफी सारे सवाल बनते हैं इससे। अब उद्देश्य तो आप सभी को पता हो गए होंगे कि एससी एसटी के खिलाफ दंड करने वाले उच्च वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेना या उसे दंडित करना, और पीड़ित व्यक्ति को राहत देना। ठीक है, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है उसे राहत देना, उसे पुनर्वास देना, ये सारी चीजें। अब हम अध्याय में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसमें कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। टोटल धाराएं कितनी हैं? 23 धाराएं हैं। अब हम देख लेते हैं कि किन किन अध्याय के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं। सबसे पहले हम अध्याय 1 की बात करेंगे। अध्याय 1 के अंतर्गत है, अध्याय 1 के अंतर्गत है प्रारंभिक। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं एक एक करके लिख रही हूँ। ठीक है, अध्याय 1 के अंतर्गत है प्रारंभिक, और इसके अंतर्गत आती हैं धारा 1 और धारा 2। धारा 1 और धारा 2। ठीक है, अध्याय 2 में आते हैं। अध्याय 2, अध्याय 2 के अंतर्गत है अत्याचार के अपराध। अत्याचार के अपराध, और इसके अंतर्गत है धारा 3 से लेकर के धारा 9। धारा 3 से लेकर के धारा 9 जो है वो अध्याय 2 के अंतर्गत आती है। अध्याय 3, अध्याय 3 इसके अंतर्गत है निष्कासन। निष्कासन, और इसके अंतर्गत जो धाराएं हैं वो है धारा 10 से लेकर के धारा 13। धारा 10 से धारा 13। ठीक है, अध्याय 4, अध्याय 4 के अंतर्गत है विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय, और इसके अंतर्गत आती हैं धारा 14 और धारा 15। ये आपको याद करनी है कि कितनी धाराएं किस अध्याय के अंतर्गत कितनी धाराएं आती है। ठीक है, लास्ट अध्याय 5, इसमें दिया गया है प्रकीर्ण, और इसके अंतर्गत अगर धाराओं की बात की जाए तो इसके अंतर्गत धारा 16 से लेकर के धारा 23 तक की चीजें आती हैं। आ रहा है समझ में? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। धारा 1 के अंतर्गत है प्रारंभिक, धारा 2 के अंतर्गत है अत्याचार के अपराध, मतलब अत्याचार के जो भी अत्याचार किया जाता है उसके लिए कौन कौन से दंड होंगे और कौन कौन से जो अपराध है वो अत्याचार समझे जाएंगे इस एक्ट के अनुसार। धारा 3 में है निष्कासन, धारा 4 में है विशेष न्यायालय, और धारा 5 में है प्रकीर्ण
उत्कीर्ण धारा 1 के अंतर्गत आती है धारा 1 और 2, अध्याय 1 के अंतर्गत आता है धारा 1 और 2, अध्याय 2 के अंतर्गत आता है धारा 3 से 9 तक की चीजें। अध्याय 3 की बात करें अगर तो इसमें धारा 10 से लेकर के धारा 13, अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 14 से लेकर के धारा 15, अध्याय 5 के अंतर्गत आता है धारा 16 से लेकर के धारा 23 तक की चीजें। तो ये हो गया आपका एक इंट्रो वाला पार्ट। अगली वीडियो से हम धाराओं से स्टार्ट करेंगे जिन्हें आपको स्पेशली याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा लंबी है, थोड़ा बड़ी है, इसलिए जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम था वो थोड़ा छोटा था, ठीक है। ये उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लंबी है और उसमें जो दंड थे वो लगभग सेम थे, कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा अलग है। इसमें आपको दंड थोड़ा अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे हर जगह, ठीक है। तो उस हिसाब से आप याद करते चलिए। इंट्रोडक्शन का एक एक पॉइंट आपको याद करना है, कोई भी चीजें आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर उसको रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया तो आप उसको छोड़ दो कि आपको याद हो गया है, उसको भी आप बीच बीच में रिवाइज करो। जिस प्रकार सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का टेस्ट हुआ था, मैंने लिया था, उसी तरह से लाइव आकर के मैं इसको भी कंप्लीट होने के बाद इसका भी टेस्ट लूंगी, ठीक है। तो पढ़िए, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।